नमस्कार। YouTube और Facebook चैनल विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अशोक सिंह। विमर्श सत्ता और व्यवस्था की आंख में आंख डालकर आपके बुनियादी सवालों के लिए संघर्ष का एक मिशन है। इस मिशन के भागीदार बनिए। इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राफेल, राम और स्वाधीनता दिवस की, क्योंकि स्वाधीनता दिवस आने को है। साथ ही हाशिए पर फेंक दिए गए मुद्दे कोरोना, चीनी घुसपैठ, रोजी रोटी का संकट और आईसीयू में पड़ी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी पड़ताल करेंगे। तो पहले इस व्यंग की क्लिपिंग को देखें। अभी अभी आपने जिस व्यंग की क्लिपिंग को देखा, कमोबेश यही स्थिति भारतीय जनमन की है। गोया धर्म और राजनीति के घालमेल से हम समझ ही नहीं पा रहे कि देश में रोजी रोटी, रोजगार और महंगाई, भ्रष्टाचार का सवाल भी कोई मुद्दा है। इसे साइडलाइन कर दिया गया है। आम जन मुख्य धारा से अलग थलग महसूस कर रहा है, मदारी खेल दिखा रहा है और जमूरा उसके इशारे पर उछल कूद मचा रहा है। लोकतंत्र कहीं कुछ जागरूक नागरिकों के बीच जाकर छुप गया है। भारत का लोकतंत्र और भारत की संस्कृति न कभी मरा है और न कभी मरेगा, परंतु अभी वर्तमान सत्ता हिंदुत्व और संस्कृति खतरे में है और उसको वही बचा सकता है। इसके प्रचार प्रसार के साथ अपनी राजनीतिक एजेंडे को साध रहा है और इसमें उसका साथ दे रहा है गोदी मीडिया। भारत की स्वतंत्रता के 73 साल होने को हैं। इसमें हमने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है, परंतु आज आने वाले स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में हम 2014 के भाजपा के घोषणा पत्र, 2019 के भाजपा के घोषणा पत्र और मोदी द्वारा 1918 और 19 में लाल किले से दिए गए भाषण तथा वर्तमान परिस्थितियों की पड़ताल करेंगे। तो दोस्तों, राफेल भी आ गया और राम मंदिर का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के द्वारा अयोध्या में कर दिया गया। देश में हर्ष का माहौल है। ऐसा लगता है कि चीन और पाकिस्तान डर से अपने घर में दुबक गया है। राष्ट्रभक्त न्यूज चैनल के एंकर अपने न्यूज रूम से इस तरह दहाड़ रहे हैं मानो राफेल से गोला दागने का रिमोट उन्हीं एंकरों के पास है। इसी सप्ताह देश के प्रधानमंत्री 7वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। इस बार इनके साफे का रंग भगवा थोड़ा ज्यादा ही कड़क होगा, क्योंकि देश में हिंदुत्व की बयार बह रही है। बरसों की जो लड़ाई थी राम जन्मभूमि की, उसमें फतह का सारा श्रेय भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री मोदी को दे दिया गया है। राम राम सीताराम अब काफी पीछे छूट गया है। देश में जय श्री राम का डंका बज रहा है। यही जय श्री राम बोलकर कभी अखलाक को मारा जाता है तो कभी सुबोध कुमार सिंह को। यही जय श्री राम राष्ट्रवाद की नई परिभाषा का द्योतक हो गया है। वैसे कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ स्वाधीनता दिवस के रंग को थोड़ा फीका करेगा। तो देखिए, राम जी को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है,
राम शांति, प्रेम और सद्भावना के प्रतीक थे, लेकिन उनको उग्र हिंदुत्व का एक चेहरा बना दिया गया। इस गाने को देखिए। देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो, जीत लो मन को पढ़ कर गीता, जीत लो मन को पढ़ कर गीता, मन ही हारा तो क्या जीता, तो क्या जीता। राम और गाय पर इस देश में राजनीति होती आई है। ठीक बकरीद से एक दिन पूर्व गुड़गांव में एक व्यक्ति को यह कहकर मार दिया जाता है कि वह गोवंश का मांस अपने साथ घर ले जा रहा था। लेकिन ठीक दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित एक गौशाला में गौशाला प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार एक सप्ताह के अंदर 25 गायें मर जाती है, क्योंकि वहां गायों के लिए चारा की व्यवस्था नहीं है। एमसीडी दिल्ली की तरफ से जो अनुदान गौशालाओं को दिया जाता था, विगत 3 सालों से बंद है। कोरोना काल में बाहरी अनुदान भी नहीं मिल रहा है। सो गौशालाओं में एक सप्ताह से अधिक के चारे नहीं बचे हुए हैं। गौशाला प्रबंधन परेशान है और ऐसे करीब 20 से 25 गौशाला केवल हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर है। आज हिंदुस्तान बीफ के एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 है। अगर गोवंश की इतनी सरकार को चिंता है तो आखिर एक्सपोर्ट किया गया बीफ हिंदुस्तान में इतना बढ़ क्यों गया। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि 9 में से 7 कंपनी के मालिक हिंदू हैं जो बीफ के एक्सपोर्ट करते हैं। स्वाधीनता दिवस के पहले 5 अगस्त ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि राम मंदिर की आधारशिला और भूमि पूजन 5 अगस्त को की गई। 5 अगस्त को ही पिछले वर्ष कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया था और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत 5 अगस्त का दिन भूमि पूजन के लिए रखा गया, क्योंकि 5 अगस्त को ऐतिहासिक बनाया गया। दरअसल वर्तमान सरकार में तारीखें ऐतिहासिक होती जा रही हैं। बहुत कम तारीखें ऐसी बदनसीब हैं जिन पर किसी आयोजन का ठप्पा न लगा हो। आयोजनों की भरमार है देश में। भले ही एक तरफ कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 41,000 से ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और लोगों की रोजी रोटी छिन सी गई है। हाहाकार सा मचा हुआ है। 16 प्रांतों में बाढ़ की विभीषिका वहां की आबादी झेल रही है, लेकिन सरकार अपने एजेंडे को पूरा करने में मस्त है। राम जन्मभूमि के इस आयोजन को इस तरह आयोजित किया गया कि मानो भाजपा ने राम की फ्रेंचाइजी ले ली हो। विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया। और अब चलिए भाजपा के 2014 और 2019 के घोषणा पत्र की पड़ताल करते हैं, फिर तलाशते हैं आजादी के 73 साल के बाद भारत ने इन परिस्थितियों में क्या खोया क्या पाया। 2014 का घोषणा पत्र जब भाजपा लेकर चुनाव मैदान में उतरी थी तो भाजपा का एंथम था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आज भारत, आधुनिक भारत के जो मंदिर हैं, जितने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान या सरकारी उपक्रम एक एक कर या तो बेचे जा रहे हैं या बिकने की कतार में हैं। जो
भारत, आधुनिक भारत के मंदिर कहे जाते थे, लेकिन लोग राम मंदिर के जश्न में डूबे हुए हैं। इसलिए 2014 और 2019 के घोषणा पत्रों का अवलोकन करना आवश्यक है। 2014 के घोषणा पत्र में भाजपा ने जो मुख्य वादा किया था, बुलेट ट्रेन, 100 स्मार्ट सिटी, मूल्य वृद्धि रोकने के प्रयास, केंद्र राज्य संबंध का विकास, शासकीय तंत्र का विकेंद्रीकरण, ई गवर्नेंस, अमीर गरीब के बीच अंतर कम करना, शिक्षा के स्तर का विकास, जल संसाधन संवर्धन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, राम मंदिर, गंगा सफाई, काला धन, भ्रष्टाचार। इसमें कितने वादों पर खरी उतरी भाजपा सरकार, यह आप सबके सामने है। फिर 2019 का चुनाव आते आते जो सर्वे आया, उसमें भाजपा को करारी हार मिल रही थी। तभी पुलवामा का हमला हुआ और बालाकोट से राष्ट्रवाद की एक नई नैरेटिव को जन्म दिया गया और भाजपा ने अपना पूरा घोषणा पत्र ही बदल डाला, जिसमें 2 करोड़ नौकरी देने तक का जो वादा था, उन सारे वादों को पीछे छोड़ दिया गया। न रोजी रोटी की बात कही गई 2019 के घोषणा पत्र में, और पूर्णतः हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का जो प्रयास है उस पर केंद्रित इनका घोषणा पत्र हुआ। इसमें आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी, राम मंदिर जो 2014 के एजेंडे में भी था, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने की मांग, किसानों को 6,000 रुपये सालाना देना, 60 साल के बाद किसानों को पेंशन, दुकानदारों को पेंशन, गरीब परिवारों को LPG, बिजली, एक देश एक चुनाव, सिटीजनशिप बिल पास कराएंगे। इन वादों को लेकर भाजपा सत्ता में आई। पिछले 5 अगस्त से इस साल 1 वर्ष बीतने के बाद भी जम्मू कश्मीर आज पूरी तरह कर्फ्यू जैसे माहौल में है। 40,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान केवल सेव के कारोबारियों ने लगाया है। वहां की इकोनॉमी पूरी तरह ठप है, टूरिज्म ठप है, 15 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। 1 साल से उन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का यही विकास है। 84,000 नौकरियों के लिए रिक्त पद हैं, जिनमें कोई बहाली का नाम नहीं लिया गया है। गोया इस सरकार के एजेंडे से रोजी रोटी का सवाल बिल्कुल गायब है। हरियाणा के एक हमारे कवि मित्र अर्पिता नाम के फेसबुक वाल से एक कविता मैं कोट कर रहा हूं। देश शर्म से पानी पानी भजन करो, लोकतंत्र की खत्म कहानी भजन करो, असली हिंदुस्तान बन रहा भजन करो, संविधान की दे कुर्बानी भजन करो, लोग मर रहे कोविड से तो मरने दो, दुनिया है यह आनी जानी भजन करो, रोजी रोटी की चर्चा बेमानी है, बंद करो अब ये नादानी भजन करो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह।